नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं संदीप ग्रोवर, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी मार्च में 4.9% बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन में ये तेजी मैन्युफैक्चरिंग और बिजली क्षेत्र के बढ़िया प्रदर्शन से आई है। मार्च 2023 में औद्योगिक उत्पादन 1.9% बढ़ा था। मार्च 2024 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन 5.2% बढ़ा, खनन उत्पादन 1.2% और बिजली उत्पादन 8.6% बढ़ा है। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का औद्योगिक उत्पादन 5.8% की दर से बढ़ा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 5.2% की दर से बढ़ा था। पिछले 3 सप्ताह की गिरावट के बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 मई को समाप्त हफ्ते में $3.67 अरब बढ़कर $641 अरब के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 26 अप्रैल को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार $2.41 अरब घटकर $638 अरब रह गया था। इस दौरान देश के गोल्ड रिजर्व का मूल्य $65.3 करोड़ घटकर $54.88 अरब रह गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक आईएमएफ के पास भारत का रिजर्व डिपॉजिट $14 करोड़ घटकर $4.49 अरब रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई चालू वित्त वर्ष में सरकार को मजबूत डिविडेंड का भुगतान कर सकता है। पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई ने 874 अरब रुपए का डिविडेंड दिया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई और पीएसयू बैंकों से 1020 अरब रुपए का डिविडेंड लक्ष्य रखा है, जो आरबीआई के भुगतान से आसानी से पूरा हो सकता है। लगातार 2 दिनों तक सस्ता होने के बाद सोना और चांदी में आज फिर तेजी लौट आई। अक्षय तृतीया के अवसर पर मजबूत घरेलू मांग के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 950 रुपए चढ़कर 73,000 रुपए के स्तर को पार कर गई। चांदी की कीमत भी 2300 रुपए उछलकर 85,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2360 प्रति औंस, जबकि चांदी $28.60 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। रिकॉर्ड महंगा होने के बावजूद सोने की घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। इसी वजह से देश में सोने का आयात वित्त वर्ष 2023-24 में 30% बढ़कर $45.54 अरब पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022-23 में सोने का आयात $35 अरब रहा था। इस साल मार्च में सोने का आयात 53.56% घटकर $1.53 अरब रहा। स्विट्जरलैंड सोने के आयात का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 40% है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की आयात में हिस्सेदारी 16% और दक्षिण अफ्रीका की लगभग 10% है। निवेशकों को जल्द ही बिना ब्रोकर्स के सीधे शेयर मिलेंगे। बाजार नियामक सेबी ने शेयर सहित सभी तरह की सिक्योरिटीज का डायरेक्ट भुगतान ग्राहकों के खातों में करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद क्लाइंट के शेयर और सिक्योरिटीज के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है। अभी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सिक्योरिटीज का भुगतान ब्रोकिंग फर्म के पूल अकाउंट में जमा करता है। इसके बाद ब्रोकर अपने क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में इसे ट्रांसफर करता है। इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता है और क्लाइंट के धन का गलत इस्तेमाल होने का जोखिम भी रहता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का परिचालन अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। हालांकि एयरलाइन को पायलट की कमी के कारण शुक्रवार को भी अपनी 75 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रविवार तक परिचालन सामान्य होने की उम्मीद जताई है। चालक दल के सदस्यों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है। इसके साथ एयरलाइन ने भी चालक दल के 25 सदस्यों की बर्खास्तगी का पत्र वापस ले लिया है। हड़ताल के कारण टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन को मंगलवार रात से ही करीब 250 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। विदेशी बाजारों में मजबूत रुख की वजह से शेयर बाजार में 3 दिनों से जारी गिरावट पर आज ब्रेक लग गई। सेंसेक्स 260 अंक चढ़कर 72,664 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 97 अंक चढ़कर 22,055 अंक पर बंद हुआ। अभी भी कारोबारी धारणा में सतर्क रुख बना हुआ है और उतार चढ़ाव आगे बने रहने की संभावना है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली और लोकसभा चुनावों के नतीजे को लेकर आशंकाएं हावी होने से बाजार में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। कुछ दिग्गज कंपनियों के तिमाही नतीजों से बाजार को समर्थन भी मिल रहा है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल ने अगले 5 वर्षों में 1.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। बीपीसीएल ने अपनी
तेल शोधन क्षमता बढ़ाने, पेट्रोकेमिकल व्यवसाय और स्वच्छ ईंधन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की योजना बनाई है। बीपीसीएल की रिफाइनिंग क्षमता को मार्च 2029 तक 3.53 करोड़ टन से बढ़ाकर 4.5 करोड़ टन प्रतिवर्ष करने की योजना है। बीपीसीएल करीब 4000 नए पेट्रोल पंप खोलने की योजना भी बना रही है। उसके पास फिलहाल 22,000 पेट्रोल पंप हैं। 14 साल में पहली बार देश के सामने बिजली की कमी का भयंकर संकट आ सकता है। हाइड्रो पावर जनरेशन में कमी आने से जून में बिजली की कमी का बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका है। इसलिए सरकार अब योजनाबद्ध प्लांट मेंटेनेंस को स्थगित कर और बंद पड़े पावर प्लांट को दोबारा चालू कर कटौती से बचने की कोशिश कर रही है। कोयला आधारित 3.6 गीगावाट क्षमता के नए पावर प्लांट के चालू होने में देरी से भी बिजली की कमी हुई है। इन सभी नए प्लांट्स को मार्च से पहले चालू होना था, जो अब तक नहीं हुए हैं। इसलिए बिजली मंत्रालय ने जून महीने में पावर प्लांट्स को रखरखाव के लिए बंद करने से रोक दिया है। साधारण बीमा कंपनी गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस ने आईपीओ के लिए आज प्राइस बैंड घोषित किया। कंपनी ने आईपीओ के लिए 258 रुपये से लेकर 272 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के निवेश वाले गो डिजिट का आईपीओ 15 मई को खुलेगा। बड़े निवेशक 14 मई को बोली लगा सकेंगे। गो डिजिट के प्रस्तावित आईपीओ के तहत 1125 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं प्रमोटर और मौजूदा शेयरधारक 1490 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 की ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।